हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो बच्चों, कल हमने समास के बारे में पढ़ा था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको भी कि समास जो शब्द है सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु में धन प्रत्यय जोड़ने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समाहार। अर्थात समास का अर्थ क्या हुआ? समाहार करना, छोटा करना, संक्षेप करना। पदों को जब हम संक्षेप कर देते हैं तो वो समास कहलाता है। तो समास की परिभाषा दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि पदों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं। अब संक्षेपीकरण को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। संक्षेपीकरण क्या होता है? संक्षेप करने की प्रक्रिया। तो दोनों तरह से आपको जैसे कंफर्टेबल हो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि पदों के संक्षेपीकरण को समास कहते हैं या फिर पदों के संक्षेप करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब समास के चार भेद मैंने आपको बताए थे: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के दो उपभेद भी हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो आज हम करेंगे अव्ययीभाव समास। तो देखो, यहाँ जितने भी समास हैं उन सब के नाम उनके अर्थ के अनुसार रखे गए हैं। यहाँ पर हम जो कर रहे हैं अव्ययीभाव समास, इसके अंदर जो पहला पद है वो अव्यय होता है, इसीलिए इसका नाम अव्ययीभाव समास रखा गया। तो पहला पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। दोबारा से देख लीजिए कि जिसका पहला पद अव्यय होता है और उसी की प्रधानता होती है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ अव्यय लिखे हुए हैं ताकि आपका समय बच जाए और कम समय में हम बात को अच्छे से समझ जाएं। तो कुछ अव्यय लिखे हुए हैं जैसे यथा। अब हम इनसे उदाहरण लिखते हैं अपने और उनको समझते हैं। यथा से बनेगा यथा शक्ति, यथा समय, यथा समय, एक साथ आएगा ये। यथाक्रम। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमारा बनेगा यथाशक्ति का बन जाएगा शक्ति के अनुसार। अब आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि राम शक्ति के अनुसार दान देता है। ये वाक्य है आपका। अब यहाँ पर ये जो पद है शक्ति के अनुसार, इसके नीचे है अंडरलाइन, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेखांकित पद का समस्त पद लिखकर वाक्य दोबारा लिखें और समास का नाम भी बताएं। तो हम इसका समस्त पद बनाएंगे शक्ति के अनुसार। इसका समस्त पद बनेगा यथाशक्ति। यथाशक्ति हमने लिख दिया। अब ये यथाशक्ति कहलाएगा समस्त पद और ये है समास विग्रह। वाक्य अब हम दोबारा लिखेंगे, राम यथाशक्ति दान देता है। ये हो गया हमारा वाक्य। हमने समस्त पद बनाकर वाक्य को दोबारा लिख दिया। अब हम लिखेंगे इसके अंदर कौन सा समास है, तो हम पहचानेंगे पहला पद इसके अंदर अव्यय है, तो ये है आपका अव्ययीभाव समास। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो इस तरह से आपको अपने आंसर को कंप्लीट करना है, तब आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। अब आगे देख लेते हैं प्रति का। अब प्रति के एग्जाम्पल देख लीजिए। प्रति से बनता है प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन। अब यहां मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देती हूं कि जब हम दोनों पदों को मिलाते हैं, यानी मूल शब्द में जब हम अव्यय को जोड़ते हैं
और यदि वहाँ पर कोई संधि का नियम आ जाता है तो हमें उस संधि के नियम को लगाकर उस शब्द को पूरा करना है। जैसे कि प्रत्येक में, तो इसके अंदर देखो प्रति हमने लगाया अव्यय और इसके अंदर मूल शब्द है एक। एक में हमने प्रति उपसर्ग को जोड़ा। तो अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़कर जैसे लिखें यहाँ पर प्रति और वर्ष, ये तो दोनों पद अलग अलग है, लेकिन यहाँ हम इन दोनों को ऐसे नहीं लिख सकते। प्रति एक, ये आपका व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाएगा। प्रति एक ऐसे ये आपका रॉन्ग है। तो हमारे पास सही शब्द कैसे आएगा? तो देखिए यहाँ पर हो गई है संधि। जब ई के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, ई के बाद जब कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का य हो जाता है। ई का य, ऊ का व और री का र हो जाता है। अगर यहाँ पर ऊ होता और उसके बाद कोई असमान स्वर आ जाता तो ऊ का हम यहाँ पर व बना देते, तो ये आपका संधि का नियम लग जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने इस ई की जगह तो लिख दिया य, और ये जो त है आपका रह गया आधा यानी हलंत, और प्र को मैंने लिख दिया एज इट इज। आगे शब्द है एक, ये भी एज इट इज लिख दिया। अब हम इन सारे वर्णों को जोड़ेंगे। तो हमने लिखा प्र, उसके बाद त आधा है तो आगे कोई स्वर नहीं है तो आपको त आधा ही लिखना है। य में एक ही मात्रा जोड़ेंगे, ये और क, तो हमारा शब्द बना प्रत्येक। यानी ये वाला रॉन्ग है और ये वाला राइट है। आपको इस तरह से लिखना है, प्रति एक ऐसे नहीं लिखना। अब हम इसका करेंगे समास विग्रह। इसका समास विग्रह होगा हर एक। तो समझ आया आपको कि यदि पदों को जब हम जोड़ते हैं और यदि वहाँ कोई संधि का नियम लग जाता है तो हमें वहाँ पर संधि लगाकर उस शब्द को सही करके लिखना है। तो ये प्रति का हो गया। आगे देखते हैं अनु। अनु से शब्द बनता है अनुरथ। अब अनु के भी दो मीनिंग है, अनुरूप। तो अब देखिए अनुरथ का मतलब होता है रथ के पीछे, तो यहाँ अनु का मीनिंग आया पीछे। अनुरूप यहाँ है रूप के योग्य, ठीक है, रूप के समान, रूप के योग्य, तो यहाँ अनु का अर्थ आया योग्य। तो दोनों जगह आपका मीनिंग अलग आ रहा है। अब आप ये मत सोचना कि अनु का अर्थ तो हमने पीछे पढ़ा था या फिर अनु का अर्थ हमने योग्य पढ़ा था। जैसा शब्द होता है उसी के अनुसार हम उसका अर्थ लगाते हैं और एक ही शब्द के अनेक अर्थ भी होते हैं। आगे देखिए आ से बनेगा जैसे आपका आमरण, आमरण, आ जमा मरण, मरने तक, और आजीवन, जीवन भर, आजीवन, जीवन भर। अब देखिए नी से बता दूं, नी के मैंने तीन चीजें लिखी है, तीन उपसर्ग लिखे नी के, एक है नी, एक है निहि और एक है निर। अब इन तीनों में क्या अंतर है, तीनों से किस तरह से शब्द बनता है, और एग्जाम में जो आप गलती करके आते हो वो एक बार देख लीजिए कि जैसे नी है तो नी उपसर्ग लगाकर हम शब्द बनाते हैं निडर, निरोग, ठीक है, ये हो गया नी से। अब एक बार निहि का देख लो। जब आप निहि उपसर्ग किसी में शब्द में जोड़ोगे, जैसे संदेह में आपने जोड़ा, तो हमारा शब्द बनेगा निस्संदेह। निस्संदेह। अब देखो यहां फिर संधि आ गई है आपकी। अब आपने व्यंजन विसर्ग स्वर संधियां पढ़ी हैं, तो यहां देख लीजिए, इसको समझा देती हूं मैं आपको। हमारा अव्यय है निहि और हमने इसको संदेह में जोड़ा, तो यहाँ पर देखिए ये जो विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग के बाद जो स आ रहा है, ये विसर्ग उसी स में परिवर्तित हो जाता है। तो ये वाला स सलेट वाला, ये विसर्ग का बन गया स आधा। अब नी को आपने लिख दिया, आगे शब्द है आपका संदेह, और अब हम इन सबको एक साथ जोड़कर लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा निस्संदेह। अब तीसरा देख लो निडर। अब इसके अंदर है र आधा, र के नीचे लग रही है हलंत, वो दिख रहा होगा आपको। अब देखिए यहां से शब्द बनेगा आपका निर्धन, निर्धन।
या फिर निर्बल। बल शब्द में आपने निर जोड़ा तो आपका शब्द बना निर्बल। अब देखिए बच्चों, आपके पास जब एग्जाम में ये उपसर्ग में भी काम आते हैं, आपने उपसर्ग पढ़े होंगे। उपसर्ग के लिए जब आपके पास आता है कि नी उपसर्ग से वाक्य बनाइए, आप लोग निडर भी लिख देते हो, निर्धन भी लिख देते हो, निसंदेह भी लिख देते हो। आपको तीनों का अंतर नहीं समझ में आता कि कौन सा शब्द किससे बना है, क्योंकि तीनों के स्टार्टिंग में नी आ रहा है, लेकिन तीनों अलग अलग अव्यय हैं आपके। एक है नी, एक है निहि, एक है निर। तो उम्मीद है आगे आप ये गलती नहीं करेंगे। आगे देखिए, हमारा शब्द है बे। तो बे से जो उदाहरण बनता है, जैसे बेहिसाब, बिना हिसाब के, बेरोक टोक, बेखटके, बिना खटके के, बेखटके। तो खटका क्या होता है, इसको आप आशंका भी समझ सकते हो, ठीक है, आशंका, बिना आशंका के, बेखटके। अब ब से देख लो, बखूबी, खूबी के साथ, बखूबी, खूबी के साथ। तो ये तो हो गए अव्यय जो अव्ययभाव समास के उदाहरण। अब देखो, इसके अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां आप गलती करते हो, 10th नंबर पे लिख रही हूँ इसको मैं, और बहुत सारे अव्यय हैं। तो अव्यय आप जब पढ़ोगे तो उनसे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अव्यय का टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अव्यय और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय में आपको ये समझ में आएगा। अब देखो, एक चीज और है, जब संज्ञा पदों की या संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति, संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, तो वहां भी पहला पद अव्यय बन जाता है। कैसे, वो हम देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख रही हूं आपका, गली गली। अगर ये शब्द आ जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर कौन सा समास है, बच्चे इसमें द्वंद्व समास लिख आते हैं, क्योंकि इसके अंदर योजक चिन्ह लग रहा है। आप बड़ी जल्दी इजीली बस ये देखते हो कि योजक चिन्ह लग रहा है, बाकी किसी में नहीं आता, और ये हमारा द्वंद्व समास है। बट ये आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों शब्द आपके संज्ञा हैं, और जब संज्ञा शब्द दो बार आ जाए तो पहला वाला संज्ञा शब्द अव्यय बन जाता है। तो इसका विग्रह हम करेंगे प्रत्येक गली। इसका विग्रह होगा आपका प्रत्येक गली या हर गली, ठीक है। इसी तरह से द्वार द्वार शब्द बनेगा आपका, घर घर, द्वार द्वार, ये सारे शब्द भी ऐसे ही आएंगे आपके। घर घर, इसका विग्रह भी यही होगा, प्रत्येक घर। या फिर रातों रात, रातों रात, बातों बात, बीचों बीच। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस तरह के जो संज्ञा शब्द हैं, और जब संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो पहला वाला अव्यय बन जाता है। इसका विग्रह होगा रात ही रात में, रात ही रात में। तो ये था आपका अव्ययभाव समास। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए तत्पुरुष समास का। धन्यवाद।